सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। तो एक्चुअली में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 17 जून को ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। देखो हुआ क्या था, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। उसमें 3 संस्थाएं बनी थी और उनमें से एक थी UNCCD, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसे मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए बनाया गया था। और इसी ने 1995 में पहली बार 17 जून को यह दिन मनाना शुरू किया और तब से हम हर साल 17 जून को यह दिन मनाते आ रहे हैं, जिसे हिंदी में तो बोलते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अच्छा, डेजर्टिफिकेशन को ही बोलते हैं मरुस्थलीकरण, और इसका मतलब क्या होता है? मरुस्थल का प्रसार होना, यही कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में आपको बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक प्रश्न के रूप में, जैसे कि सहारा मरुस्थल। ये याद रखना विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहां पर है? अफ्रीका में। एक आपसे पूछा जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अटाकामा मरुस्थल, ये याद रखना, इसकी खास बात क्या है? विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यह आपको कहां पे मिलेगा? चिली में। और उसी के नीचे अर्जेंटीना है, वहां पे आपको एक मरुस्थल मिलेगा जिसे कहते हैं पेटागोनिया मरुस्थल। अच्छा, गोभी मरुस्थल का मिलेगा, ये चाइना और मंगोलिया की सीमा पर आपको मिलेगा। एक कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा बोत्सवाना अफ्रीका में, और यहां पे कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति। अच्छा, एक और यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है? तो फिर आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। अच्छा, एक और याद रखें आप, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत, ये आपको मिलेगा ईरान में, ये मरुस्थल है। हाँ, ऐसा ही नाम है इसका, दस्त वगैरह। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलो जून में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को 2 डे मनाए थे, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया था। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को हमने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। और अभी 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया था। तो ये जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताया, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? तो आंसर होगा सरगम कौशल को। तो अभी मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन ये अभी 15 जून 2022 को मुंबई में किया गया, और इसमें मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। तो अब ये सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 जो होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें उप विजेता कौन रही? रनर अप सेकंड नंबर पे कौन रही? जूही व्यास। अच्छा, यहां पे आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा हरनाथ संधू ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही गया था, अभी आपको याद होगा यूपीपीसीएस का जो हमने एग्जाम डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो आपने ये वाला प्रश्न जरूर देखा होगा उसमें कि 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था। यही प्रश्न आता है एज इट इज। तो आंसर होगा कैरोलिना ब्लावस्का, ये पोलैंड की हैं। एक नवदीप कौर का नाम भी याद रखना, मिसेज वर्ल्ड 2020 में बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड इन्होंने जीता था। वैसे इसकी विजेता कौन रही थी? शाइलिन फोर्ड, ये यूएस की है। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी हाल ही में सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 23 वर्ष। तो आपको पता है सरकार सेना में भर्ती के लिए लेकर आई है ये अग्निपथ योजना, जिसको लेकर अभी आप सुन भी रहे होंगे, देश भर में काफी प्रदर्शन भी हो रहा है। और इसी बीच सरकार ने एक बदलाव भी किया है।
इसमें इन्होंने प्रवेश की जो उम्र थी वो क्या थी, पहले क्या थी, 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष। तो अभी इसे 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। पर ये याद रखना, ये जो छूट है ये केवल एक ही बार के लिए होगी, स्टार्टिंग में ही होगी, उसके बाद फिर से वही 21 साल हो जाएगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, एक ही बार के लिए क्यों बढ़ा रहे हैं? तो अभी मंत्रालय का कहना है कि पिछले 2 सालों में भर्ती नहीं की गई, इस कारण से उन बच्चों का लॉस न हो, इसीलिए अभी 2 साल का ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। मतलब सीमा को 2 साल बढ़ा दिया गया ताकि वो स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो सकें। बाकी अग्निपथ योजना के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया ही था, एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इस योजना के तहत जो चयनित युवा होंगे उनको किस नाम से जाना जाएगा, अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को कितने सालों के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, तो 4 सालों के बाद। और ये योजना तीनों सेनाओं पर लागू होगी, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना। और इसमें ऑफिसर रैंक के नीचे के पदों पर भर्तियां होंगी। उम्र मैंने आपको बता दी है 17.5 से 21 वर्ष, लेकिन स्टार्टिंग में इसे 21 की जगह 23 वर्ष तक कर दिया गया। मतलब इतने साल तक के युवा, 17.5 से लेके 23 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकेंगे, इसका फॉर्म भर सकेंगे। और भर्ती कितने सालों के लिए है, 4 सालों के लिए है। उसके बाद वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे। और 4 सालों में 6 महीने की तो ट्रेनिंग होगी। और सरकार ने यह भी कहा था कि रिटायर्ड नहीं होंगे सारे के सारे, हर बैच से हम 25% सैनिकों को सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका भी देंगे। और फिर उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद हर सैनिक को रिटायरमेंट के तौर पर एक विशेष पैकेज देगी सरकार, जिसे सेवा निधि पैकेज के नाम से जाना जाएगा, जिसमें उन्हें 11.71 लाख यानी कि 11,71,000 रुपए मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखना, यहां से प्रश्न आपके फॉर्म हो सकता है एग्जाम में। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्य भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा। और अभी 2022 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें 37 सदस्य भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे ये। और इन 37 सदस्यों में 18 तो आपकी महिलाएं हैं और 19 पुरुष हैं। अच्छा, अब ये बताओ 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? तो बर्मिंघम यूके में होंगे। अभी 28 जुलाई को ये शुरू हो जाएंगे और 8 अगस्त तक ये चलेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहां पर होंगे। अच्छा, नीरज चोपड़ा से अभी कुछ प्रश्न हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो अभी इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, कितनी दूर भाला फेंक करके 89.30 मीटर। कहां पर? फिनलैंड में जो पावो नूर्मी खेल हुए थे वहां पर। और वैसे टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? तो 87.58 मीटर। और इस तरह से वो भारत के एकमात्र एथलीट हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले। अच्छा, वैसे अभी नीरज चोपड़ा को कौन सा पद्म सम्मान मिला था? तो पद्म श्री मिला था 2022 का। और अभी खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला था। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम क्या है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। और अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने। और आपको याद होगा अभी लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए अभी इन्हें नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट हुए थे, ये जीता नहीं इन्होंने। अब आप पूछोगे फिर ये पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा एम्मा रादुकानु को। ये यूके की टेनिस प्लेयर है। और इनके नाम से एक हमने पॉइंट और याद किया था कि अभी पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे तिरुवनंतपुरम में। उसका शुभंकर, उसका मैस्कॉट क्या है? नीरज नाम का खरगोश है। तो वो भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि अभी जून महीने के दूसरे वाले हफ्ते का जो आपका वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगा। तो उसे आप ज़रूर देखना ताकि सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े एक बार फिर से उनका रिवीजन हो जाए आपका क्विक। और उसका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। और अगर सेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे भारतीय प्रेस
परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई को। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जिनको भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपने इनका नाम पहले जरूर सुना होगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनका नाम आपने कहां पे सुना था? तो याद करो, जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों को नया स्वरूप देने के लिए एक आयोग था, परिसीमन आयोग, उसकी ये अध्यक्ष थी। पढ़ा था आप लोगों ने रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। अच्छा, वैसे ये यहाँ पे किन का स्थान ले रही है? चंद्रमौली कुमार प्रसाद का। तो ये याद रखेंगे आप। अच्छा, प्रेस की बात हुई है तो 2-3 प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 3 मई को। अब आप लोग ही मुझे बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, अभी उसमें भारत की रैंक क्या थी और टॉप पे कौन सा देश था? इसके अलावा एक नेशनल प्रेस डे भी होता है जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। वैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अवीक सरकार है। और याद रखना, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के भी नए अध्यक्ष बने थे, मोहित जैन उनका नाम है। उसके अलावा अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, ये बताओ आप। तो रितु खंडूरी बनी थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए ये एनम एजुथम नाम से एक योजना शुरू की है। एक्चुअली में कोविड-19 के कारण बच्चों के स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, आपको पता है। तो इस कारण उन बच्चों के सीखने का जो समय था वो बेकार हो गया था। तो उस समय जो बच्चे सीख सकते थे, उन्हें अब वो सब लर्निंग देने के लिए, सिखाने के लिए ये योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए है मुख्य रूप से ये योजना। तो आप ओवरऑल देखोगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता सुनिश्चित करना। नाम याद रखना इसका, एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और आपको बताएं, इस साल फिडे शतरंज ओलंपियाड ये कहां पे होंगे? चेन्नई में होंगे। पहली बार भारत में हो रहे हैं, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और भारत में भी कहां पे? चेन्नई में। और एक और प्रश्न बनेगा यहां से, अभी इसका शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च कर दिया गया। चलो आप बताओ इसका शुभंकर क्या है? यह अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। और अभी याद रखना, तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? एम.के. स्टालिन। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं ये। और इनकी आत्मकथा भी आई है जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। यहाँ के गवर्नर कौन है? R.N. रवि है। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। अभी आपको याद होगा, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु टॉप पे था, छोटे में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर। अभी आपको याद होगा, तमिलनाडु ये मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए। वैसे मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया जा चुका है। क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया। यहाँ पे पोषण का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। आपको याद होगा, तमिलनाडु ने कहा था कि ये 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाएगा। अभी तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा कि वो 14 अप्रैल को, जो कि अंबेडकर जयंती होती है, उसे समानता दिवस के रूप में मनाएगा। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सी वुड पार्क, ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु में। और बताओ, नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में ही। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तंजावुर में। तंजावुर में आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा। और अभी तमिलनाडु ने ही नान मुधलवान योजना भी शुरू की थी। अभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी नए बन गए, मुनीश्वर नाथ भंडारी नाम है। तमिलनाडु में एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जरूर याद रखना, क्योंकि इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था, पूछा जा सकता है ये। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2022-23 के लिए अपना चेयरपर्सन नामित किया है? तो आंसर होगा प्रमोद कुमार मित्तल को।
तो अभी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार मित्तल, उनको 2022-23 के लिए अपना चेयरपर्सन नामित किया है और वे अजय पुरी की जगह लेंगे, ये भी ध्यान रखना। और इनके अलावा पी बालाजी को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अध्यक्ष तो कौन? प्रमोद के मित्तल और उपाध्यक्ष पी बालाजी। ये जो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना होती है 1995 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और वैसे इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर SP कोचर हैं। और अभी फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने थे? संजीव मेहता बने थे। वैसे फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी अभी नए बने थे, क्या नाम है उनका? अरुण चावला। और हमारे इसरो के अभी 10वें प्रमुख कौन बने? S सोमनाथ। अच्छा, इरडाई के अध्यक्ष कौन बने? देबाशीष पांडा बने। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया? तो आंसर होगा राधा अयंगर प्लम्ब को। तो राधा अयंगर प्लम्ब जो कि वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया है। आप जानते हो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने थे? टी राजा कुमार। ये इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। अभी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? VS पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और NCERT के डायरेक्टर बने थे दिनेश कुमार सकलानी। यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा आपका कि CBSE के भी नए अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। ये नाम भी ध्यान रखना, पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को $250 मिलियन उधार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। तो याद रखना, HSBC इंडिया ये भारत में स्टार्टअप्स को $250 मिलियन का ऋण देगी, लोन देगी। अच्छा, स्टार्टअप जैसे ही नाम आता है, एक प्रश्न आपके जहन में आना चाहिए कि नेशनल स्टार्टअप डे ये पहली बार हमने मनाया 16 जनवरी को। वैसे HSBC जो बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। और HSBC इंडिया जो कि भारत में इसकी एक ब्रांच है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यहाँ पे इसके CEO हितेंद्र दवे हैं। अभी आपको याद होगा DBS बैंक इंडिया के बारे में, कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इसने शुरू किया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी पहली महिला MD CEO बन गई हैं, कौन? A मणिमेखलाई। अभी ICICI बैंक के MD CEO जो हैं संदीप बख्शी, उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जून 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष इसका उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो 3 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है ये, जिसका नाम है उन्मेष। यह भी 16 जून 2022 को शिमला के गेयटी थिएटर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने। और याद रखना, ये देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है और ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अच्छा, साहित्य से 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता था? अब्दुल रज्जाक गुरना ने। और एक प्रश्न आप बताओ जरूर, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, सुना है आपने? पहले तो ये बताओ इसे कितने भाषाओं में दिया जाता है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां ये प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं। एक तो ये होता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अब ये प्रश्न मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप ही लोग बताना। वैसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी मिला था दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। तो ये भी चीजें याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए भारतीय मानक विकसित किया है? तो आंसर होगा PIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। तो अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स विकसित किया है। और गुजरात के जो मनसुख भाई प्रजापति है वो इस रेफ्रिजरेटर के इनोवेटर हैं। इसे मिटिकूल रेफ्रिजरेटर नाम दिया गया, एक तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना।
और इसका जो उपयोग है ये खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके भंडारण के लिए, उनके स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मतलब ये एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर आप कह सकते हो, जो मुख्य रूप से मिट्टी से बना हुआ है। तो आप जो सब्जियां होती है, जो फल हो गया, दूध पानी वगैरह हो गया, उनको इसमें रख के ठंडा कर सकते हो। उसका ये काम करेगा, उसे ठंडा करने का ये काम करेगा। अच्छा, वैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी हैं। और मिट्टी से 2 डे आप जरूर याद रखना। एक तो वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है जो, और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस वो होता है 19 फरवरी को। याद रहेगा ना? बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्क्वैश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी केंद्रीय विदेश मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। और ये देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खोला गया पहला स्क्वैश कोर्ट है। अच्छा, दिल्ली में ही आपको याद होगा अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। उसके अलावा तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 इसका भी आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और हमारे एमएसएमई मंत्री ने कहां पर पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो भी आंसर होगा दिल्ली। और बताओ, अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये कहां पे शुरू हुई? दिल्ली में ही। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसको बोलते हैं आहार 2022, इसका आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये भी हुए थे नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बना? दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोलेगा? किशनगंज दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। और प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके। ये इसका 8वां संस्करण था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा 89.30 मीटर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक भी कर देना प्लीज़। और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो उसे आज ज़रूर से देख लेना, क्विज भी लगा लेना। ये वीकली वाले जो वीडियोस होते हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हफ्ते भर में जितने भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उनका आपका क्विक रिवीजन वहाँ से हो सकता है। और रिवीजन करना आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है। आपने नई चीज़ों को पढ़ लिया, उनका रिवीजन नहीं किया, तो पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाता है। तो बस मैं तो बोल ही सकता हूँ, आपको मटेरियल बना करके प्रोवाइड ही कर सकता हूँ। बाकी सपने आपके हैं, मेहनत भी आपकी ही होगी। और इन सभी का भी क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।